हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं समता शुक्ला इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स में आपकी हेल्प कर रही हूँ। पिछले कुछ सेशंस में हमने कुछ नई चीजें जानी। चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हाँ, नारियल का एंडोस्पर्म कौन सा होता है, कैसे होता है। उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मन से पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे के। स्वैम्पी एरियाज में, जैसे सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में प्लांट्स जो है वो स्पेशल टाइप के रूट्स उनके अंदर पाए जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट आपका है। न्यूमेटोफोर रूट्स होती है। न्यूमेटोफोर रूट्स ऐसी होती हैं कि जो जड़, जहाँ पे जो जड़ें होती हैं वो जियोट्रॉपिक यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती हैं, जमीन से बाहर की तरफ ग्रो करने लगती हैं। किस काम के लिए? एयर में मौजूद ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल होता है वो इतना ज्यादा मडी या स्वैम्पी कह सकते हैं हम, ऐसा होता है। वहाँ का जो मृदा वहाँ की है वो ऐसी होती है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट होती है, स्वैम्पी होता है। इसलिए जो रूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के द्वारा क्या करती हैं? बाहर की तरफ ग्रोथ करती हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका राइजोफोरा, है ना। इस तरीके के रूट्स जो हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट्स के नाम से जानते हैं। क्या रूट कहते हैं इसको? न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आ रहा होगा, समझ में क्लियर होगा। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड कॉर्निया, लीव्स एंड रूट्स आर फाउंड नियर। डायग्राम के साथ आपको शो किया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। डायग्राम के साथ किया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय पौधे हैं, लाइक पिस्टिया एंड कॉर्निया, लीव्स एंड रूट्स आर फाउंड नियर। इसमें से आई थिंक आपने ये दोनों देखे होंगे अपनी आंख से, तालाबों में या जलीय पौधे के रूप में। ये कुछ हो सकता है किसी ने देखा हो सकता है किसी ने ना देखा हो। आंसर इसका है इन पिस्टिया एंड इकॉर्निया, इन दीज फ्लोटिंग प्लांट्स द स्टेम इज लाइक अ रनर। स्टेम कैसी होती है? जैसे ये पानी है तो स्टेम इसके ऊपर ऐसे रनर की तरह, यानी कि उसके साथ साथ चलती है। वेयर इट ब्रांचेस टू फॉर्म लीव्स एट द अपेक्स एंड रूट्स बिलो, और यहीं से यहाँ पे लीव्स का निर्माण हो जाता है और नीचे रूट्स का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। द रूट्स आर फाउंड नियर द सरफेस ऑफ वाटर एज बोथ द प्लांट्स आर हाइड्रोफाइट्स। ये सभी प्लांट्स कैसे हैं? हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि जल में रहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर सभी बच्चे देख रहे हैं कैसा है। यहाँ पे ये जो सरफेस है, देखो ये है स्टोलन जिसको कहा, ये है सरफेस पे ये फ्लोटिंग लीव्स है जो ऊपर की तरफ है और नीचे फाइब्रस रूट्स है ना। ये पिस्टिया का डायग्राम है, ये आपका कॉर्निया का डायग्राम है। तो सभी बच्चे समझ लेंगे, नोट करना कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो, अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपको याद हो गया, नहीं नोट करने की जरूरत है, तो आप नहीं नोट करें। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपको लगता है रिवीजन के टाइम पे आपको नोट करना पड़ेगा तभी याद आएगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। Reticulate and parallel venation are the characteristic of and dash respectively। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जालिकावत शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास किसकी लक्षण है, किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। आंसर में लिखेंगे, ये सभी बच्चे नोट करेंगे। डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में all dicot plants have reticulate venation।
सभी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। विंगलेट्स फॉर्म नेटवर्क, जाल बनाती है, एक्सेप्ट इन एलोगेसिया एंड स्माइलेक्स वेयर एज ऑल मोनोकॉट प्लांट्स। और सभी एक बीजपत्री पौधों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, यानी कि समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। Veins run parallel to each other within a lamina with the exception कैलोफाइलम। कैलोफाइलम उसका अपवाद है जो एक बीजपत्री होने के बावजूद भी समानांतर शिराविन्यास उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, which parts in ginger and onion are edible। कौन सा पार्ट अदरक और प्याज का होता है जो खाने योग्य होता है। Which part in ginger and onion are edible? प्याज व अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। आंसर में लिखेंगे The edible part of ginger is the modified stem। जो खाने योग्य भाग अदरक का होता है वो एक रूपांतरित तना होता है। Rhizome which stores food material, whereas in onion the edible part is the fleshy leaves, यानी कि उसमें मांसल पत्तियां जो है प्याज की वो हम खाने में काम लाते हैं, और अदरक में अदरक का तना जो है वो रूपांतरित तने के रूप में होता है और उसको हम वो एडिबल होता है। In this case, the internode becomes shortened, leaves get condensed to form a tunic and store food material, है ना। इसमें क्या होता है, प्याज के केस में क्या होता है कि इंटरनोड्स जो है वो छोटे हो जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी एक जगह पे कंडेंस हो जाती हैं और उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, जिससे प्याज का वो पत्तियों वाला भाग जो है वो खाने योग्य हो जाता है। इसको आप केवल एक लाइन में लिख सकते हैं कि प्याज में मांसल पत्तियां खाने योग्य होती हैं और अदरक में रूपांतरित तना जो है वो खाने में प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। हम आगे बढ़ेंगे। इन एपिगाइनस फ्लावर ओवरी इज सिचुएटेड बिलो द। एपिगाइनस का मतलब क्या होता है? एपिगाइनस फ्लावर का मतलब है कि जहां पर ओवरी जो है वो इंफीरियर ओवरी की सिचुएशन को हम एपिगाइनस कहते हैं। इन एपिगाइनस फ्लावर ओवरी इज सिचुएटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिचुएशन ऐसे है कि मान लीजिए यहाँ पे है ओवरी इस तरीके से और उसके बाद सारी चीजें इसके ऊपर लगी हुई हैं, तो ये हो गया दूसरी कंडीशन। अगर यहाँ पे सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि सारी चीजें ऊपर हैं और ओवरी बीच में है, नीचे है, तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी? ये हो जाएगी एपिगाइनस फ्लावर की सिचुएशन, जहां पे ओवरी जो है वो और पार्ट्स से नीचे है, इंफीरियर है ना। शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इंफीरियर है। In epigynous flower, ovary is situated below the thalamus, while the other whorls of flowers like sepals यानी कि कैलिक्स, पेटल्स यानी कि करोला, एंड एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ग्रोज अबव द ओवरी यानी कि वो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के ऊपर ग्रो करते हैं, और जैसा कि कैरेट में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल सभी बच्चे नोट करेंगे। गाजर में पाया जाता है ऐसा, गुआवा में, अमरूद में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, कुकुरबिटा में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, जहां पर ओवरी जो है वो कैसी होती है? इंफीरियर होती है, यानी कि थैलेमस के नीचे मौजूद होती है। डायग्राम से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये थैलेमस दिखाया गया है, उसके ऊपर यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाया गया है, और ओवरी के ऊपर की साइड में सबसे पहले आपको सेपल्स या कैलिक्स दिखाई पड़ रहा है, स्टाइल दिखाई पड़ रहा है, कि ओवरी का जो स्टाइल स्टिग्मा वाला पार्ट है वो थोड़ा आपको बाहर दिख रहा है, पर जो ओवरी है वो
इंफीरियर है। स्टिग्मा भी दिखाई पड़ रहा है आपको, एंथर भी दिखाई पड़ रहा है और कोरोला भी दिखाई पड़ रहा है जो कि सुपीरियर पोजीशन में है। कैलिक्स, कोरोला और एंथर। एंड्रोशियम का एंथर जो है, ये 3 पार्ट्स जो है वो सुपीरियर पोजीशन में है और ओवरी इंफीरियर पोजीशन में है। ये कैसे सिचुएशन है? इपिगाइनस फ्लावर की सिचुएशन है। हम आगे बढ़ेंगे। Add the missing floral organs of the given floral formula of Fabaceae। 3 फैमिलीज के बारे में आपको इस चैप्टर 11th में पढ़ना ही है। अपना फैबेसी है, सोलेनेसी है ना। तो इसमें कौन सा पार्ट इस फॉर्मूला में मिसिंग है वो आपसे पूछा गया है। आप देख रहे हैं इसमें फ्लोरल फॉर्मूला जो फैबेसी फैमिली का होता है वो क्या होता है। आंसर में ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का जब हम आंसर देखेंगे ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? बाइसेक्सुअल की पोजीशन, कैलिक्स जो है वो 5, कोरोला 1 + 2 + 2 के वर्ल्ड में, एंड्रोशियम में 9 + 1 के वर्ल्ड में और गाइनीशियम संख्या में 1। और जब ब्रैकेट लगा हुआ हो तो इसका मतलब कि फ्यूज्ड कंडीशन में, ठीक है। अगर ओपन है तो मतलब फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है। फ्लोरल कैरेक्टर फेबेसी का क्या कहता है? बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही फूल पर दोनों प्रकार के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद है, यानी कि एंड्रोशियम गाइनीशियम प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, दैट इज बाइसेक्सुअल सिचुएशन। सेकेंड देखते हैं जाइगोमार्फिक। क्या है? जाइगोमार्फिक, यानी कि सिमेट्री के आधार पर ये जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक आपको बताया जाता है। पेटल्स की संख्या कितनी है? 5 है, जो के जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। गैमोसेपलस, यानी सेपल्स जो हैं वो कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। कोरोला पेटल्स 5 हैं, कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्ट्रैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील। यहाँ पे देख रहे हैं 2 लेटरल वंस और 2 एंटीरियर। और एंड्रोशियम है 10 डायाडेफिलस, 10 है जिसमें से 9 फ्यूज है और एक अलग से। गाइनीशियम जो है वो सुपीरियर है, यानी कि ओवरी जो है वो मोनोकार्पेलरी है ना। सुपीरियर का मतलब, सुपीरियर और इंफीरियर को अगर हम निशान से समझें तो सुपीरियर का मतलब होता है कि ये नीचे की लाइन जो आपको शो हो रही है, ये समझ लीजिए कि सिंहासन है, तो सिंहासन के ऊपर अगर जी है तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। अगर जी के ऊपर की तरफ लाइन लगी हुई है तो मतलब ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर, है ना। इसको हम सिंहासन कर देंगे, लाइन को सिंहासन समझेंगे, और लाइन के ऊपर यदि है तो सुपीरियर है, लाइन के नीचे की तरफ यदि है तो इंफीरियर है। नेम द बॉडी पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज इन द फॉलोइंग। ये इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आता भी नहीं होगा, है ना। आप 11th क्लास में हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सभी बच्चों को ये सारा पार्ट्स नहीं आता होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। कैरेट का कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो मॉडिफाइड होता है और फूड स्टोरेज उसमें होता है? स्वीट पोटैटो की बात हो रही है, कैरेट का मतलब गाजर की बात हो रही है, स्वीट पोटैटो का मतलब मीठी, जो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, शकरकंदी कहते हैं, गंजी या शकरकंदी कहते हैं, शकरकंदी कहते हैं, ठीक है। रेडिश मतलब मूली, डहलिया, ग्लैडियोलस, पोर्चुलाका, कोलोकैशिया, एस्पेरेगस, पोटैटो, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, और जिंजर यानी कि अदरक। इसको आप सभी बच्चों को नोट करना है, इसको आप सभी बच्चों को नोट करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि कैरेट जो है उसमें टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है, जो गाजर है उसमें मूसला जड़ का मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि मूसला जड़ जो है उसी में फूड स्टोरेज हुआ और उसके बाद वो खाने योग्य एडिबल पार्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। जो स्टेम है कोलोकैशिया में, स्टेम कॉर्न जो है वो मॉडिफिकेशन होता है उसमें। स्वीट पोटैटो में जो है वो कैसी हैं, जो रूट्स होती हैं, रूट्स की जो नोड्यूल्स हैं वो फूल फूल के फूड स्टोरेज हो जाता है उसमें, वो मोटी मोटी हो जाती हैं और गुच्छे में मौजूद होती हैं स्वीट पोटैटो।
रूट। एस्पेरेगस में भी रूट का मॉडिफिकेशन होता है और दैट इज ऑल्सो द एडिबल पार्ट ऑफ दिस प्लांट। रेडिश यानी मूली, मूली में भी रूट यानी जड़ों का ही मॉडिफिकेशन होता है। पोटैटो जो है उसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ध्यान से समझेंगे। पोटैटो में तने का रूपांतरण होता है, यानी कि तने में फूड का स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। और स्वीट पोटैटो में रूट का मॉडिफिकेशन होता है और दोनों देखने में लगभग एक समान लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों तने हैं, लेकिन जो शकरकंदी होती है उसकी जो जड़ें हैं वो, क्योंकि शकरकंदी जब निकाली जाती है तो हमेशा गुच्छे के रूप में आपको मिलेगी, उसमें रूट के जो नोड्यूल्स हैं उसमें फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, पोटैटो जो है उसमें स्टेम का स्टोरेज होता है। डहलिया में एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। टर्मरिक जो है उसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, यानी हल्दी की जो हम गांठें खाते हैं वो एक्चुअल में हल्दी का तना होता है। ग्लैडियोलस में भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। जिंजर में भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और पोर्टुलाका में भी एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसको आप एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, तो आप इसको चाहें तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। जैसे गाजर और डैश लगा के आप टैप रूट की जगह पे मूसला जड़ लिख लें। स्वीट पोटैटो में आप शकरकंदी लिख लें और डैश लगा करके आप रूट की जगह पे जड़ लिख दें। एस्पेरेगस में आप डैश लगा करके रूट की जगह पे जड़ लिख दें। आप पोटैटो में डैश लगा के स्टेम की जगह पे तना लिख सकते हैं। आप टर्मेरिक को हल्दी लिख सकते हैं, स्टेम की जगह पे आप तना लिख सकते हैं। ग्लैडियोलस को एज इट इज ग्लैडियोलस लिख लीजिए और स्टेम की जगह पे आप तना लिख सकते हैं। जिंजर यानी कि जिंजर को आप अदरक लिख लीजिए और स्टेम की जगह पे आप तना लिख सकते हैं। इसमें प्रॉप रूट्स के बारे में आपको बताया गया है। आई थिंक कि सभी बच्चों ने, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बच्चों ने बरगद का पेड़, बैनियान ट्री जरूर देखा होगा और इसमें लटकती हुई जड़ों को भी आपने देखा होगा, है ना। जड़ें सामान्य तौर पर जमीन के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन बरगद एक ऐसा विशालकाय पेड़ है जिसकी जड़ें जो है आपको लटकती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। गिव 2 examples of roots that develop from different parts of the angiospermic plant other than the radicle। दो ऐसे पौधों के नाम और उसका एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें जो जड़ें हैं वो मूलांकुर के अलावा किसी दूसरे पार्ट से उनका विकास हुआ होगा, है ना। तो दो एग्जाम्पल्स में हमने शुगर केन यानी गन्ने का एग्जाम्पल लिया और हमने बैनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल लिया। तो पहले हम बरगद के पेड़ के एग्जाम्पल को समझेंगे। इन बैनियान ट्री, बरगद के पेड़ में prop roots develop from the lower nodes of stem of banyan tree। जो उसका तना होता है उसके लोअर स्टेम्स से क्या होती हैं, बैनियान ट्री में prop roots निकलती हैं, यानी कि सहारा जड़ें जिन्हें हम कहते हैं। prop roots का मतलब क्या होता है, सहारा जड़ें जिन्हें हम कहते हैं। They grow downwards and touch the soil। ये नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और जमीन को टच कर देती हैं, छू जाती है। prop roots are meant for support। ये कैसी होती है, प्रॉप रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सहारा जड़ें। ये सपोर्ट के लिए होती हैं। सहारा जड़ें जो है ये सपोर्ट के लिए होती हैं। इन शुगर केन, हम गन्ने में यदि बात करें, स्टिल्ट रूट्स अराइज from the lower nodes of stem and enter the soil to provide strength to the plant। These protect the plant against winds। और उसके अलावा गन्ने में इस तरीके के नोड पर आपने जड़ों को निकलते हुए देखा होगा। ये क्या करती हैं, ये विंड्स के अगेंस्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं इस गन्ने में और प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं बैनियान में या बरगद में। तो कुछ लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं, आप चित्र भी बनाएंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो कोशिश करें आप ये डायग्राम बना लें और उसमें सहारा जड़ें और स्टिल्ट रूट्स को लेवलिंग कर लें बस।
सभी बच्चे चित्र बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे। The essential functions of roots are encourage and absorption of water and minerals in the terrestrial plant. What functions are associated with the roots of aquatic plants? How are roots of aquatic plants and terrestrial plants different? प्रश्न क्या है? सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। The essential functions of roots यानी जड़ों का मुख्य काम क्या है? Encourage and absorption of water and minerals यानी कि जड़ को मिट्टी से बांधे रखने का काम, पानी के अवशोषण का काम और मिनरल्स के अवशोषण का काम किसमें? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, भूमि पर पाए जाने वाले पौधों में होता है। What functions are associated with the roots of aquatic plants? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो जलीय पौधे हैं उनमें रूट्स का क्या कार्य होता है? How are roots of aquatic plants and terrestrial plants different? कैसे जलीय पौधे और भूमिगत पौधे की जड़ों में अंतर होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। थिंकिंग प्रोसेस यानी अपना दिमाग चलाएंगे, दिमाग की बत्ती जलाएंगे और कुछ चीजों से कनेक्ट करते हुए सोचेंगे। Aquatic plants grow where plenty of water is available. जलीय पौधों की ग्रोथ कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत सारा पानी मौजूद होता है। These may be free floating, submerged, attached floating or attached emergent hydrophytes. वो कैसे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है वो फ्रीली तैरने वाले हों, हो सकता है वो जमीन से अटैच हों और बाहर फ्लोट करते हों, हो सकता है वो डिटैच हों और फ्लो करते हों। Their roots possess several aquatic adaptations. तो उनके अंदर बहुत सारी जलीय रूपांतरण उसके अंदर देखे गए हैं, होते हैं। क्या अंतर है दोनों में, हम वो जानेंगे। यूजुअली क्या होता है? The terrestrial roots show a branched network. जनरली क्या होता है, जो भूमिगत पौधे होते हैं उनमें ब्रांच्ड नेटवर्क होता है। दैट हेल्प्स इन इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट। जो जड़ों को, मिट्टी को रोके रखने का काम करती हैं और क्या करती हैं? पानी का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करती हैं प्लांट के लिए। वाइल इन एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन जलीय पौधों में क्या होता है? रूट्स शो मॉडिफिकेशंस एंड डेविएशन फ्रॉम देयर नॉर्मल फंक्शन। रूट्स क्या करती हैं? रूपांतरण शो करती हैं और ब्रांच्ड होती हैं वो नॉर्मल फंक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें प्लांट्स लाइक ट्रेपा। ट्रेपा नाम का प्लांट है, टाइनोस्पोरा। ऐसे में क्या होता है? रूट्स आर ग्रीन एंड हाईली ब्रांच्ड टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एरिया। टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक area, whereas in plants like Fuchsia, they get inflated due to air project out of water, so to help the plant in floating and exchange of gases. है ना? समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी का? हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पे जलीय पौधे और टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी भूमिगत पौधे के बीच अंतर आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जलीय पौधे के जड़ में और भूमिगत पौधे के जड़ में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो बहुत ध्यान से आवाज को सुनेंगे और हिंदी में लिखने वाले बच्चे आवाज को सुन करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटी क्लास में नहीं हैं। तो जैसे क्लास में लेक्चर दिया जाता है तो नोट्स आपको खुद से बना लेना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है। रूट्स में भी एब्सेंट। एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसा हो सकता है कि जड़ें प्रेजेंट ही ना हो, जैसे वुल्फिया में। इफ रूट्स आर प्रेजेंट, यदि जड़ें प्रेजेंट हैं एंड दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, अगर जड़ें पाई जाएंगी जलीय पौधों में तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होंगी। ज्यादातर क्या होती है? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ज्यादातर जड़ ऐसी होती है कि जो मूलांकुर से ना निकल करके स्टेम के नोड से निकल आएगी और कैसी होगी? बहुत ज्यादा
मतलब बहुत सारी जड़ें एक ही जगह से निकलेंगी। वैस्कुलर स्ट्रैंड्स आर पुअरली डेवलप्ड। जो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स है, संवहन के लिए स्ट्रैंड्स जो पाए जाते हैं, वो उसमें बहुत ढंग से डेवलप नहीं होते हैं। मॉडिफाइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये रूपांतरण इनमें पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए तो हरे हरे रंग की होती है, फूड स्टोरेज भी उसमें होता है, और गैसेस का एक्सचेंज भी एक्वेटिक प्लांट्स की जड़ों से होता है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, यानी कि हम बात करें भूमिगत पौधों की, इसमें क्या होता है, रूट्स आर वेल डेवलप्ड। इस प्रकार के पौधों में, भूमिगत पौधों में जो जड़ें होती हैं वो ठीक प्रकार से डेवलप होती है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप होती हैं, जिसमें रूट कैप भी पाया जाता है और रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं और ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो है वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होता है, वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रोवाइड एनकरेज एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। और ये क्या करते हैं, ये मृदा को रोके रखने के लिए, पेड़ की मजबूती के लिए काम करते हैं और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने का काम करते हैं। क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कौन सा पार्ट करता है, रूट हेयर। आपने किसी भी जड़ पे जो छोटी छोटी रोएं की, मतलब बहुत छोटी छोटी जड़ें आपको दिखाई देती हैं, वो एक्चुअल में रूट हेयर्स होती हैं, जो क्या करती हैं, रूट हेयर्स ही, जड़ें कभी एब्जॉर्ब नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती हैं, रूट हेयर्स करती हैं। इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के रूप में, और रूट्स जो है वो वेल डेवलप्ड होती हैं, उनमें रूट कैप भी पाया जाता है और रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचेस भी उसमें होती हैं। आपको डायग्राम बनाना है मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स का, उनके वेनेशन पैटर्न के हिसाब से। 2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री में कैसा शिरा विन्यास पाया जाता है, जालिकावत यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। सभी बच्चे इसमें एक तरफ लिख लेंगे एक बीजपत्री मोनोकॉट और दूसरी तरफ लिख लेंगे डाइकॉट लीफ यानी कि द्विबीजपत्री। उसका एग्जाम्पल लिखना आपको जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले सेशन में कि आप जब आज घर जाएंगे तो पत्तियों को आप ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग पेड़ की पत्तियों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग पत्तियों में, क्योंकि शिरा विन्यास को ऑब्जर्व करना कठिन काम नहीं है, शिरा विन्यास आप इजीली बाहर से देख करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। मोनोकॉट लीफ यानी ऐसे मान लीजिए, ये छोटी क्लास में भी एक बताया गया था लेकिन शायद बच्चों को ध्यान नहीं रहता। जैसे मोनोकॉट लीफ की बात की जा रही है, यदि किसी भी जड़ को बिना देखे, किसी के भी पौधे के फल को बिना देखे ये पता करना हो कि वो द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है, तो उस पौधे की पत्तियों के शिरा विन्यास को हम देख करके बता सकते हैं। मोनोकॉट लीफ जिस भी पौधे में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा वो एक्चुअल में मोनोकॉट प्लांट होता है। The veins run parallel to each other within a lamina. It is called parallel venation. यहाँ पे parallel venation का एग्जाम्पल दिया गया है। ग्रासेस जो घासें होती हैं, वीट यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, ये सब कैसे हैं, ये एक बीजपत्री पौधे, यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट। सामान्य तौर पर जो समानांतर शिरा विन्यास है ये किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। केवल पत्तियों को ही देख करके ये अंदाजा कैसे लगाया जाए कि ये द्विबीजपत्री है, उसमें क्या देखेंगे, वेन एंड वेनलेट्स फ्रॉम अ नेटवर्क इन द लैमिना, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास। अब केवल पत्ती को देख करके हमने कैसे डिसाइड किया कि द्विबीजपत्री है, सामान्य तौर पर जिस भी पत्ती में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा उस पत्ती वाले पौधे के जो वो होंगे, सीड्स होंगे, वो द्विबीजपत्री होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल आपका बीन है, पियर है, यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट्स। सामान्य तौर पर ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है।
आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।